आपको कहा था ना, मैंने लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर दी थी, 12th के साथ तो शेयर करना स्टार्ट कर दिया। आपके साथ भी ना बस एक आध दिन में ग्रुप बना देना। मैंने ग्रुप बनाकर जो लेक्चर लाइव लेक्चर्स है ये सारे आपको लिंक्स शेयर कर देने हैं। आप चाहे गूगल पे ओपन करो, चाहे आप यूट्यूब पे ओपन करो, जहाँ मर्जी ओपन करो। क्योंकि वो बेटा कहता था ना आईटी में है, उसने ऐसा लिंक बना दिया है कि बस लेक्चर के बाद सीधा वहीं पे अपलोड हो जाएंगे घर जाकर मेरे, क्योंकि यहाँ पे नेट की इतनी स्पीड नहीं रहती। घर में दूसरा नेट है प्रॉपर, मैं कल 10 मिनट भी नहीं लगते उसे अपलोड करने में। तो वो आपको मैं शेयर करता जाया करूँगा लिंक्स, ताकि अगर कोई टॉपिक मिस हो जाए या आपको थोड़ा सा रिवाइज करना था कैसे है, अब जैसे मर्जी रिवाइज कर लो। क्लियर। अब ये बताओ, नया टॉपिक आज स्टार्ट करने से पहले इन दो टॉपिक्स में तो कोई डाउट नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर्स और साथ में कौन से किए थे हम लोगों ने स्टार्टिंग में, सिग्निफिकेंट फिगर्स और डायमेंशनल एनालिसिस, ये क्लियर। नेक्स्ट टाइम याद है अर्नव, हम लोगों ने टॉपिक लिखा था लॉस ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। लॉस ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। आज ना हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट लॉ आ जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पता क्या होगा, सीबीएसई के पेपर में आसान सा क्वेश्चन आपको क्या आता है, ये सारे लॉज की डेफिनेशन। कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड याद है डेफिनेट प्रोपोर्शन लिखा था, थर्ड लिखा था मल्टीपल, और फोर्थ रेसिप्रोकल, और लास्ट कौन सा था, गैलुजैक्स लॉ। आज मैंने सबके नाम नहीं लिखे, नहीं तो फिर लिखते लिखते थक जाएंगे। तो आप पहले लॉ से स्टार्ट कर रहा था, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो याद है ये तो छोटी क्लास से पढ़ रहे थे। इस लॉ ने कहा क्या था, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। उसे एक फॉर्म से दूसरे में ट्रांसफर कर सकता था। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास का लॉजिक था। पता क्या, ये लॉ होल्ड कर गया। क्यों? जब ये लॉ पिक्चर में आया था सिर्फ हमारे पास फिजिकल और केमिकल रिएक्शन थी। तो फिजिकल और केमिकल रिएक्शन में होता था मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये कर सकते थे। पर धीरे धीरे न्यूक्लियर रिएक्शंस आ गई। अगर न्यूक्लियर रिएक्शंस आ गई, टेंथ में कहीं पढ़ा न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन, पढ़ा था टेंथ में फिजिक्स में? तो ज़्यादा न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में जो रिएक्टेंट्स का मास होता था और जो प्रोडक्ट्स का मास था इन न्यूक्लियर रिएक्शन, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। वो जो डिफरेंस इन मास था दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता था। इसलिए ना न्यूक्लियर रिएक्शन में और कुछ है या नहीं, उनमें हीट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट है। इसलिए आपको कहता है जब हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब गिराया था, क्लियर, न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए थे, तो वहाँ पे अभी भी जो लैंड है दैट कैन नॉट बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए अभी भी नहीं यूज कर सकते। उसे सारी वहाँ की जो फर्टिलिटी थी उसको खत्म कर दिया, इतनी हीट प्रोड्यूस हुई थी वहाँ पे। क्लियर। तो वी मॉडिफाई दिस लॉ, इस लॉ को हम लोग मॉडिफाई कर देंगे, कंजर्वेशन ऑफ मास, और साथ में वर्ड क्या आ जाएगा एक और, एंड एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंड एनर्जी। सीबीएसई का तेजस्वी का आपका सबसे कॉमन क्वेश्चन है, व्हाई फर्स्ट लॉ वाज मॉडिफाइड। तो तुम्हें कोई बुक में से क्रैमिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना। बस क्या था, दिस लॉ वाज होल्डिंग गुड ओनली फॉर फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस। पर जैसे जैसे हमारी केमिस्ट्री आगे गई, न्यूक्लियर रिएक्शंस आ गई। न्यूक्लियर रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का मास इक्वल रह भी सकता है, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस भी आ सकता है। जैसे ही इनमें डिफरेंस आएगा, आजा आजा आजा, गुड आफ्टरनून जी। तो ये जो लॉ था इसमें थोड़ी सी चेंजेस आ गई। क्लियर, वी हैव टू मॉडिफाई दिस लॉ। और ये तुम लोगों ने फिजिक्स में 10th क्लास तक पक्का किया होगा, ई इज गिवन बाय एम सी स्क्वायर था। बस मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, मैंने साथ में डेल्टा कर दिया, अभी दिस वॉज आवर मास डिफेक्ट। मैंने इसको मास डिफेक्ट से रिलेट कर दिया फिर आइंस्टाइन एनर्जी के साथ। तो डेल्टा एम और ई को आपस में रिलेट कर दिया जिसने आइंस्टाइन इक्वेशन ने। ये था हमारा कंजर्वेशन मास एंड एनर्जी का कंसेप्ट। अब बताओ, पहला सिंपल फर्स्ट लॉ क्लियर हुआ, फर्स्ट लॉ क्लियर। तो चल अभी मैं रिपीट कर दूंगा, लास्ट टाइम याद है आपने डायमेंशनल एनालिसिस पे एंड किया था, और नया टॉपिक स्टार्ट किया लॉस ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, और आज फर्स्ट लॉ आ जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सीधा पहले चल डेफिनेशन लिख लो, लिखवा दो डेफिनेशन फर्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस लॉस दिया,
ये हेडिंग बना लो, लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट आ गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस लॉ स्टेट्स दैट मैटर, हाँ हाँ अरे, this law states that matter can neither be created, matter can neither be created nor destroyed, matter can neither be created nor destroyed, but can be converted, but can be converted from one form to another, but can be converted from one form to another. अब ये बताओ, पहले कंसेप्ट क्लियर हुआ, इस लॉ को मॉडिफाई क्यों किया? लिखवा दूँ सेकंड लॉ की भी डेफिनेशन। अब यहाँ पे मास नहीं है, मास के साथ एनर्जी आ गई। तो देखो ये सिंपल सा अगर डिफाइन करूँ, इस लॉ की डेफिनेशन एनर्जी और मास दोनों है, तो बोल सकता था सम ऑफ मास एंड एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, बट दीज आर इंटर कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सिर्फ इन्हें एक फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट कर सकता था, पर इनका सम जो है मास और एनर्जी, ये हर बार क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो देखो जो डिफरेंस इन मास आया था न्यूक्लियर रिएक्शन में, उसे कन्वर्ट किसमें कर दिया था, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इससे जितनी न्यूक्लियर रिएक्शन है जो आपके दिमाग में आ रहा है, और कुछ करेंगी या नहीं, ये हीट प्रोड्यूस करती ही करती है। क्लियर? और सबसे वैसे कभी ना ऐसी चीज़ें डिस्कस भी करें हम लोग, अगर मेरे पे स्किन कैंसर हो जाए बॉडी पे, मुझे अगर अर्ली स्टेजेस पे पता लग जाए, तो हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पे सीधा रेडिएशन को स्ट्राइक कर दें, रेडिएशन को, तो उस एरिया में इतनी हीट प्रोड्यूस कर देगा कि वो सेल्स की वहीं पे डेथ हो जाएगी। तो मैं सेल्स को किल कर सकता था, पर यह कि अगर मुझे इनिशियल स्टेज पे पता लग जाए, नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, पूरी बॉडी में आ जाएगा। तो बॉडी में आने से पहले अगर पता लग जाए हमें, तो हम लोग वहीं पे उस एरिया को क्या किल कर सकते थे। एक रुका था खड़ा था, मैंने तो मेडिकल लेना नहीं। क्लियर? हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस का और सबसे बड़ा यूज पता है क्या है? जैसे तुम लोग जब इंडस्ट्रियल लाइफ में जाओगे, इंडस्ट्रियल लाइफ में गए, इंडस्ट्रियल लाइफ में गए तो तुम्हारा ना एक वेसल है, टॉप फ्लोर से बॉटम तक, वहाँ पे कहीं लीकेज आ गई। तो लीकेज आ गई, मैं अगर एक एक जॉइंट को देखने बैठ गया, ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक, मेरा तो पूरा दिन लग जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे ना हम लोग रेडिएशन के डिटेक्टर्स लगा देते हैं, और कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट, मोस्टली रेडियम, वो हमने क्या किया, वेसल में डाल दिया। तो जहाँ से लीकेज होगी वो रेडियम बाहर आएगा, वेसल से बाहर आएगा, बाहर मैंने क्या डिटेक्टर्स लगा रखे, वहाँ पे हूटर बजना स्टार्ट हो जाएगा। तो दैट में मुझे पूरा फ्लोर, हर फ्लोर चेक करने की जरूरत नहीं। न्यूक्लियर रिएक्शंस की यूजेस बड़ी है, बस ये है कि उसे हम लोग अपनी यूज़ के लिए लेकर आए फॉर साइंटिफिक पर्पस, ये नहीं कि उनको हम लोग वेपन्स बनाने में लगा दें, वो गलत है। क्लियर? तो अब सेकंड लिखवा दूँ, व्हाट डू यू मीन बाय दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी? लिखें डेफिनेशन सेकंड, लिख लो। न्यूक्लियर रिएक्शन में पता क्या होता है, अभी तक हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का लॉस होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, इवन जो प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, वो भी पार्ट लेने लगते हैं। जब वो भी पार्ट लेंगे तो हमारा जो न्यूक्लियस है वो भी टूटना स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे एक न्यूट्रॉन जनरेट हुआ, उसने आगे 3 न्यूट्रॉन्स और कर दिए, 3 न्यूट्रॉन्स ने आगे 9 और कर दिए, इसलिए वो चेन रिएक्शंस बन जाती है। तो चेन रिएक्शन के कारण इतनी हीट प्रोड्यूस होगी इनमें कि वो सारा का सारा फिर डैमेज करना आसान होता है। ये रहता है न्यूक्लियर रिएक्शन में। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स बाहर आते हैं, जैसे कोई हीलियम-24 है, उसको किया, हाइड्रोजन 1 1 तो मिलेगा, साथ में न्यूट्रॉन के पार्टिकल्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स के पार्टिकल्स बाहर आएंगे, ये सारे हीट प्रोड्यूस कर देते हैं लार्ज अमाउंट, क्योंकि जब भी ये टूटेंगे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। ठीक, चल पहली बार किसी ने पूछा न्यूक्लियर रिएक्शंस का, ये ना हमारे को 7 8 साल पहले चैप्टर था, जेई में था, केमिस्ट्री में। अब क्या हुआ, ये चैप्टर चला गया फिजिक्स में, और हमारे एक नया चैप्टर आ गया 12th क्लास में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये तो चैप्टर पूरा था ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक, लिखवा दूँ इस लॉ की डेफिनेशन। दिस लॉ स्टेट्स दैट कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, that mass and energy, this law states that mass and energy are interconvertible, mass and energy are interconvertible, but but the total sum of but the total sum of mass and energy but the total sum of mass and energy remains constant,
remains constant during any physical or chemical change. During any physical or chemical change. अब दिया आप ना थोड़ा सा लेट आए थे, मैंने इनको सिर्फ एक पहला बताया था। सीबीएसई के पेपर में आसान सा क्वेश्चन, ये लॉस डिफाइन करने आएंगे और लॉस को डिफाइन या फिर इनके क्या आएंगे शॉर्ट कमिंग्स। तो जो आपने 10th क्लास में पहला लॉ पढ़ा था, इसका शॉर्ट कमिंग आ गया शॉर्ट कमिंग दैट दिस वाज नॉट होल्डिंग गुड ओनली फॉर मास, क्योंकि मुझे मास के साथ एनर्जी को भी साथ लेना है। पहला लॉ मॉडिफाई कर दिया। ऐसे ना जो सेकंड लॉ ऑनवर्ड है। अब मेरे साथ एक चीज़ ध्यान रखना, मतलब 10th क्लास तक जब भी आप लोग लॉस पढ़ते थे, यू वर ऑलवेज टॉकिंग टर्म्स ऑफ एटम्स। हम लोग ना, मैंने नेक्स्ट टॉपिक ऑनवर्ड नेक्स्ट लॉ से मैंने एटम की बात नहीं करनी, वी विल बी टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ देयर मासेस और मास की रेशियोज में मूव करेंगे। तो आज का लेक्चर और जो नेक्स्ट लेक्चर है वो क्या होगा, हमारे पास हमारे पास न्यूमेरिकल्स के जो कंसेप्ट आएंगे, मैंने मास की रेशियोज फाइंड करनी और कुछ नहीं करना। मैं एक रेशियो फाइंड करूंगा, दूसरी करूंगा, इनको आपस में रिलेट करेंगे, ऐसे हमारे लॉस के कंसेप्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर? अब बताओ एटलीस्ट सबको ये पहला लॉ तो क्लियर हुआ? पक्का? हाँ जी। हाँ, क्योंकि देख सिंपल सा कंसेप्ट, मैं अपनी वैसे बॉडी का क्यों लेना, बॉडी में जो हमारे पास सारे पार्टिकल्स इकट्ठे हुए। क्लियर? या चल मॉलिक्यूल की बात करते हैं। NaCl था, NaCl को जब मैंने तोड़ेंगे तो वो सेपरेट आउट होगा। तो जब वो सेपरेट होगा, उसके कोई ना कोई फोर्स अट्रैक्शन थे, वो ब्रेक करेंगे। जैसे ही ब्रेक करेंगे तो एनर्जी इज रिलीज आउट, वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। इसने क्या किया, मास और एनर्जी को आपस में रिलेट कर दिया, दैट दीज आर बोथ रिलेटेड टू वन अनदर, कि इनको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं पर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। क्लियर? इसलिए तो हमारा एनर्जी क्राइसिस है। नहीं तो ये कहे ना खन्ना सा एनर्जी क्राइसिस क्यों आ रहा है, क्योंकि वो क्या ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जो मेरे पास कन्वर्टेबल नहीं है, जो रीयूजेबल नहीं है, फॉर्म ऐसी चलेगी। क्लियर? तो ये इसका कंसेप्ट रहता है। अब सेकंड आज आपसे इंपॉर्टेंट लॉ लिया, दैट इज लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, या इस लॉ को एक और आर्यमन नाम क्या दे दिया, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। आज ना दिया जो आप सबके साथ मैंने न्यूमेरिकल्स जब स्टार्ट करने हैं, देखना न्यूमेरिकल लिखते हो ना, 6-6 7-7 लाइन का न्यूमेरिकल आएगा, आंसर उसका एक लाइन में आ जाएगा। वो तब आएगा अगर आपको ना ये लॉजिक समझ आ गया कि लॉ कहता क्या था। वह कुछ नाम से क्लियर हो रहा है, डेफिनेट प्रोपोर्शन या क्या था, कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। तुम लोग 10th क्लास तक करते थे एटम्स, अब मैं बात किसकी कर दूंगा, मॉलिक्यूल्स की। कैसे? इस लॉ की ना डेफिनेशन तो मैं भी भूल गया, पता नहीं क्या है। एग्जांपल्स कंसीडर करें। तुम में से ना एक ने मुझे कहा, खन्ना सर हाइड्रोजन को कंबाइन कर दो ऑक्सीजन, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ वाटर। क्लियर? एक कहता नहीं सर मैंने कर रखा है कि अगर कॉपर सल्फेट और 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, आप इसे हीट कर दो हाई टेम्परेचर, तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ CuSO4 और साथ में 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। एक स्टूडेंट और आया, कहता खन्ना सर मैंने तो ये भी कर रखा है, मीथेन को बर्न कर दो, फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करो तो मेरे साथ याद रखना दो ही चीज़ें मिलेंगी, एक CO2 और साथ में क्या मिल जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। इस सेक्शन को भी मैंने बैलेंस कर दिया। क्लियर? तो आपने देखा फर्स्ट सेक्शन में 1 मोल ऑफ वाटर बना, सेकंड में 5 मोल्स बने, थर्ड में क्या बना, वी वर गेटिंग 2 मोल्स ऑफ वाटर। पर इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कॉम्पोजिशन फिक्स थी। ये हमारा लॉ था कि ये लॉ क्या कहता है, जिस मर्जी मेथड से वाटर की प्रिपरेशन करें, हर बार आपके अगर 10th के बेस पे चलता तो 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन विल बी फॉर्मिंग या विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये था लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। इसलिए ना आज के नंबर यही होंगे, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, 3-4 मेथड दे दूंगा, आपको बताना होगा कि इनमें परसेंटेज सेम आ रही है या डिफरेंट आ रही है। इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया कि वाटर को बनाने के अलग अलग मेथड्स हैं। आप फर्स्ट से बनाओ, सेकंड से बनाओ, थर्ड से बनाओ, या कोई और भी आपके दिमाग में आ रहा है। किसी टीचर ने कभी ये तो नहीं कहा खन्ना तो पागल है, वाटर का HO2 फॉर्मूला लिख दो, वो तो पागल है, गलत पढ़ा रहा है। क्लियर? किसी ने नहीं कहा। हर बार
2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन वर कंबाइनिंग विद 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये था लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन का लॉजिक। क्लियर? पहले ये बताओ बेसिक क्लियर हुआ इस लॉ का? क्लियर? अब मैंने क्या कहा था गर्वित आपसे, मुझे ना इसके एटम्स पे नहीं चलना, मुझे इनकी रेशियोज फाइंड करनी है। क्लियर? तो यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपके साथ क्या लिखा, वाटर का लिखा, वाटर। अब देखो तुम लोग 10th में क्या बोलते हैं, जैसे 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, इसको मैं मास के साथ रिलेट कर दूं। अगर मास के साथ करूं, हाइड्रोजन का याद है एटॉमिक मास 1 और ऑक्सीजन का क्या था 16, तो मैं यहाँ पर एक बड़ी सी लाइन लिख सकता था, 2 पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन के कितने पार्ट्स आ गए 16, तो यहाँ पे आ गया विद 16 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। आगे ये जनरल सी लाइन कि इसके 2 पार्ट्स है और इसका क्या था 16 पार्ट्स है, कंबाइन करके तो यहाँ पर रेशियो क्या आ जाएगी 2:16। तो इसकी बेसिक रेशियो मेरे पास क्या आ गई 1:8 आ गई। अभी जब भी मैं वाटर को कंसिडर करूंगा तो मास रेशियो विल बी ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ 1:8। ये हमारा इस लॉ का लॉजिक था कि जब भी इनको कंसिडर करेंगे दिस रेशियो विल ऑलवेज प्लेस 1:8। एक स्टूडेंट तो मान गया, एक स्टूडेंट नहीं माना। तो देखो जब मैंने यहाँ पे लिए थे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो इनकी रेशियो फिर देखें यहाँ पर क्या घूम रही है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना हो गया 4 और ऑक्सीजन कितना हो गया 16। क्लियर? 4 × 16 हो गया, इसका 4 है और ये क्या था 16 × 32। टोटल मास इसका 36 ग्राम्स आ गया, 36 ग्राम्स। अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो फाइंड करूँ, यहाँ पर क्या घूम रही है 4:32, तो बेसिक रेशियो फिर 1:8 रह गया। तो तुम्हारी बुक में पता क्या उन्होंने कैसे कर रखी ये रेशियोज फाइंड, अगर तुम्हारी बुक के जैसे करता यहाँ पर, तो तुम्हारी बुक्स में उन्होंने ना ऐसे फाइंड कर रखा है। यहाँ पर मैंने ले दिया आपके साथ 2 मोल्स ऑफ वाटर, यहाँ पर मैंने ले लिया 3 मोल्स ऑफ वाटर, यहाँ पर मैंने ले लिया 4 मोल्स ऑफ वाटर, और इधर ना उन्होंने रेशियोज फाइंड कर दी। तो मुझे ना रेशियो समझ नहीं आती, ये 18 × 2 36 तो हो रहा है, 36 ग्राम था तो ये था। अगर आप हाइड्रोजन की रेशियो करूँ क्या आ गई यहाँ पर 4:32, तो बेसिक रेशियो क्या रहेगी घूमकर 1:8 रहेगी। अब यहाँ पे देखो कितने मॉलिक्यूल्स लिए 3, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 48, तो बेसिक रेशियो फिर 1:8 रहेगी। लास्ट वाला आप बता दो, अगर मैं 4 वाटर मॉलिक्यूल्स लेता फिर रेशियो क्या घूम रही है ना, इधर 8 और इधर 64, तब फिर 1:8 रेशियो आ रही है। तो इस लॉ ने क्या कहा, चाहे मैं वाटर यहाँ पे लेता आपके साथ 36 ग्राम, चाहे मैं आपके साथ लेता 54 ग्राम्स, चाहे मैं आपके साथ लेता यहाँ पर 72 ग्राम्स, चाहे वाटर लेता 72 ग्राम्स, हर बार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बेसिक रेशियो क्या थी, दैट इज 1:8। ये था हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। चाहे 14 ग्राम लूँ, चाहे 20 ग्राम, चाहे 72 ग्राम, हर बार जो रेशियो है ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दिस विल रिमेन फिक्स, दैट इज 1:8। ये था हमारा डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब बताओ सबको लॉ क्लियर हुआ पक्का? तो एक चलो मुझे बता दो, अब मैंने ये नहीं लिखा, मैंने आपको वाटर दे दिया 90 ग्राम, वाटर दे दिया 90 ग्राम, अब क्या बेसिक रेशियो होगी, अब क्या होगी अगर 90 ग्राम कर दूं, 90 ग्राम में क्या होगा, 4 वाटर मॉलिक्यूल का 72 था, 90 का देखो यहाँ पे 5 वाटर मॉलिक्यूल नहीं हो जाएंगे, 18 है, 18 × 5 है ना। या खन्ना मुझे ये भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, 90 ग्राम वाटर का है, एक वाटर का क्या था 18 ग्राम, तो हमें यहाँ पर कितने घूम गए 5 मोल्स ऑफ वाटर आ गए 5। अब कितने हो गए 5 × 10, 16 × 5 क्या हो गया 80। अब भी बेसिक रेशियो रहेगी 1:8। ये हर बार था। तुम्हारी बुक से पता है क्या ये दे रखा है और रेशियोज दे रखी है, मैंने बस इनको ना नंबर से रिलेट कर दिया ताकि मुझे ना फाइंड करना आसान हो जाए। ये तो नया नया पढ़ाता था ना अरे मन, मैं इसी रेशियो को रट्टा लगाता था, तो रेशियो को रट्टा नहीं लगता, तुम लोग इसे होल फिगर्स में ले आओ ताकि तुम्हें बस टॉपिक क्लियर हो जाए। अब मेरा क्या शायद सेकंड लॉ सबको क्लियर हुआ, चाहे मैं 36 डालूँ, चाहे 54, चाहे 90, पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो बेसिक मास रेशियो है
दैट विल ऑलवेज रिमेन 1:8। ये था हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। एक को ना अभी भी लगा करना सर कौन याद करेगा, मुझे तो नहीं समझ आया। एक और एग्जांपल कंसीडर करें, CO2। अब देखा इधर मैंने इतनी बड़ी लाइन लिखी है, कोई पढ़ रहा था 2 पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 16 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। मैं अगर 2 नंबर का न्यूमेरिकल नहीं आना भव्या, इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लिखने बैठ गया, छुट्टी हो जाएगी। इसको थोड़ा कंडेंस कर लें। अब देखो ये PBM बार बार आएगा, इसलिए ना तुम्हारी बुक्स में इसे क्या कर दिया, कार्बन का याद है 12 है एटॉमिक मास, तो लिख सकता था 12 पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन, लिख सकता था ऐसे शॉर्ट में 12 पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन। मुझे पता कंबाइन कर रहा है, मैं तो इनकी रेशियो फाइंड कर रहा था, तो यहाँ पर सीधा रेशियो का साइन ही बना दूँ, रेशियो का। अब ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 16 इंटू 2 32, तो यहाँ पर इसको शॉर्ट में क्या लिख दूँ 32 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन लिख कर छोड़ दूँ। क्लियर। तो मैंने ना पहली लाइन इसलिए लिखी, तुम में लोग जब घर जाके बुक्स में पढ़ोगे वैसे बड़ी लाइन दे रखी है, तो मैं अगर इतनी बड़ी बड़ी लाइन लिखता गया मुझसे तो हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व। इसलिए आपके प्रदीप में भी ना उसने पहले 2-3 क्वेश्चन ऐसे दिए, बाद में ये वर्ड इकट्ठा कर दिया। तो PBM पार्ट्स बाय मास आ गया, रेशियो फाइंड कर रहा था, मैंने वर्ड कंबाइन नहीं लिखा क्योंकि बेसिक तो रेशियो फाइंड करनी थी। तो जैसे ही रेशियो फाइंड करेंगे, अब इसकी रेशियो क्या आ जाएगी 12:32। अब बताओगे बेसिक रेशियो क्या आ गई, सिंपलेस्ट रेशियो आ गया कि जब मर्जी हम लोग CO2 कंसिडर करें, दिस विल बी ऑलवेज सिंपल मास रेशियो दैट इज 3:8। ये था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब याद है CO2 को बनाने की भी अलग अलग मेथड, कार्बन को कंबाइन किया ऑक्सीजन तब भी CO2, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तब भी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। आज न्यूमेरिकल ऐसे ही आएंगे। तुम्हें 3-4 मेथड दे दूंगा इस चीज के बनने के, तुम्हें बस बताना है कि इनमें जो रेशियोस है कंपाउंड की ऑफ डिफरेंट एटम्स, दिस शुड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ओनली देन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन होल्ड्स गुड, तभी ये लॉ होल्ड गुड करेगा, अदरवाइज दिस लॉ फेल्स। क्लियर। अब बताओ ये लॉ सबको क्लियर हुआ, सबको क्लियर। अभी डेफिनेशन लिखवा दूंगा, पहले इनके एग्जांपल नोट कर लोगे, ये दोनों एग्जांपल्स नोट कर लो और 3-4 लाइनें छोड़ देना ऊपर, खन्ना सर इसकी डेफिनेशन लिखवाएंगे। क्लियर। पहले एग्जांपल्स नोट कर लो, पहला कौन सा किया वाटर, दूसरा कौन सा किया ऑफ CO2। टू पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 16 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। जी आरव क्लियर हुआ लॉजिक, आर्यमन आपका भी, आप पहला लेक्चर है दोनों का, क्लियर हुआ कैसे लॉस डिफाइन किए। अन्य जो ना पढ़ा जाए पूछ लेना, यहाँ पे बस मैंने आपको ये रेशो शॉर्ट में करके, क्योंकि आप बड़ी रेशोज फाइंड करनी है आगे, इसे आपको शॉर्टकट दे दिया, PBM लिख दो, स्टैंड फॉर पार्ट बाय मास। और स्कूल में ना कोई टीचर गलत नहीं करेगा, कहीं हो ना आपको खन्ना से स्कूल में ना गलत कर दे, कोई नहीं करता, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी लाइन कोई भी नहीं लिखता, हम लोग शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं। ये ऊपर पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन, इधर मैंने बीच में क्या लिख दिया था कंबाइंस विद, गर्भित इधर लिख दिया कंबाइंस विद, और बेसिकली रेशियो था, इसे मैंने यहाँ पर वर्ड वही कर दिया, यहाँ पे रेशियो ही कर दी, रेशियो ऑफ दिस टू। अब ना अगर आपको थोड़ी सी मेरे साथ डेफिनेशन याद करने का हो रहा है, इसकी डेफिनेशन बनाए, अभी लिखवा भी दूंगा।
This law states that a chemical compound consists of the elements which bears simple fixed mass ratio to one another. है ना, बोल सकता था ये डेफिनेशन कि नहीं, फिर रिपीट करता हूँ। CO2 का बेसिक रेशियो कार्बन और ऑक्सीजन का क्या था, 3:8। तो मैं लॉ की डेफिनेशन खुद बना दूँ। दिस लॉ स्टेट्स दैट केमिकल कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स विच बेयर्स सिंपल मास रेशियो अमंग वन अनदर। क्योंकि जो मास रेशियो है इसे क्या रहना चाहिए, फिक्स। इसे ना मेरे साथ दिया डेफिनेशन को रट्टा मत लगाओ। मुझे याद है मैं आपकी साइड में ना सारी डेफिनेशन को रट्टे लगाता था। हमारे टाइम, तुम्हारे टाइम क्या, मेरे टाइम के ये लॉज बुक्स में है। तो मुझे याद है वर्ड बाय वर्ड याद करने की कोशिश करते थे, याद आ गया ठीक है, नहीं तो पेपर में हाथ से गया। और तुम्हारे फाइनल पेपर तक पक्का है ये जो 5 लॉस है, 5 लॉस कोई ना कोई आपको डिफाइन करना और इनके ड्रॉबैक्स क्वेश्चन आते ही आता है। न्यूमेरिकल्स इनके कंपटीशन तक इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन में बड़ी बार इस कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स आए हैं। क्लियर? अब बताओ सबको डेफिनेशन क्लियर हुआ? लिखवा दो एक बड़ा सा डेफिनेशन। दिस लॉ स्टेट्स दैट This law states that a chemical compound a chemical compound is always found a chemical compound is always found to be made up of same elements that combined together same elements that combined together in same same fixed proportion by mass in same fixed proportion by mass। अब सबको क्लियर हुआ ये लॉ? हाँ जी क्लियर। मुझे अभी भी था, एक और एग्जांपल करें ताकि मुझे हो जाए कि आज समझ आ गया। अब मैंने आपको दे दिया CO, आप बताओगे इसमें मास रेशियो क्या आ रही है? कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का क्या 16 है, क्या आएगी मास रेशियो? देखो करके एक बार। नमस्कार, नमस्ते जी। 11th क्लास के लिए 12th। आपका गुड नेम बेटा? आपका गुड नेम? कार्तिक। अच्छा अच्छा, कार्तिक एक तो आ भी रहा है 12th का। मेरे पास कैसे आ, कोई फ्रेंड पढ़ रहा है? नहीं वो अभी मार्केट में आए थे तो आपका दिखा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो 11th और 10th कहाँ से पास आउट? 10th शॉपिंग स्कूल सेक्टर 9। गुड। और फिर 11th? 11th 12th तो दून पब्लिक स्कूल सेक्टर। अच्छा डून से कर रहे हैं, ठीक ठीक। तो 10th में क्या थी परसेंटेज? 10th में 86। गुड। फिर 11th में कैसा रहा? 11th बहुत अच्छा नहीं रहा? कहाँ की कोचिंग ली थी? सेल्फ स्टडी। मिलती है फिर तो। और तेरे डून में तो तेरा फ्रेंड आ रहा है मेरे पास, अभिराज। अभिराज का अच्छा यही आता है। हाँ हाँ, और उसके केमिस्ट्री में अच्छे नंबर आए हैं और इसलिए उसने केमिस्ट्री कंटिन्यू की है। फिजिक्स बदल दी, मैथ्स भी शायद बदल दी उसने, सिर्फ केमिस्ट्री कंटिन्यू कर रहा है। नहीं वो तो बायो वाला स्टूडेंट। हाँ सच, उसके बायो थी तो वो फिजिक्स चेंज कर रहा है, बायो शायद उसने सेम रखी है। केमिस्ट्री में उसके हाईएस्ट नंबर आए और पूछ मत जैसे उसको पढ़ाया मैंने। और पता क्या करता था, कहता खन्ना सर आपके पढ़ाई ना पेपर में आ जाते हैं तो मैं तो हफ्ता पढ़ता हूँ बस। उसके मम्मा कहते हैं खन्ना सर स्टार्टिंग से पढ़ता तो कितने अच्छे नंबर आ जाते हैं इसके। और वो मेरे पास आया, उनका कोई कभी नोन पढ़ के जा रखा है, उसका कोई कज़न पढ़ा हुआ मुझसे, तो उसके पापा शायद फूड इंस्पेक्टर है यहाँ। तो अच्छा, तो फूड इंस्पेक्टर है तो उन्हीं ने कहीं से पता करके मेरे पास आए थे। तो चल कोई बात नहीं। अब ये बता, केमिस्ट्री में फिर 12th में कौन, 11th में कौन सा टॉपिक बड़ा गंदा लगता था? ऑर्गेनिक के रिएक्शन याद करने। रिएक्शन तो मतलब क्वेश्चंस मतलब बहुत ट्रिकी आ जाते हैं। कैसा, कोई बता। मतलब कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो मतलब रूल्स बहुत ज़्यादा। अच्छा तो देख, मैं पता क्या करता हूँ, जो अभी आपने मुझे कहा रिएक्शंस का है ना, उसमें याद है एक रिएक्शन किया होगा वुड्स रिएक्शन, है ना? तुम्हारे वहाँ पे वुड्स रिएक्शन आया था CH3Cl, रिएक्ट किससे किया? सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, प्रोडक्ट क्या बना दिया? CH3CH3 और साथ में क्या कर दिया? NaCl। मैं भी अगर ऐसे रिएक्शन करने बैठ गया ना, मैं भी पागल हो जाऊंगा।
मुझे ना कार्बन का बस एक लॉजिक आता है, इसकी याद है कॉन्फ़िगरेशन 2 4 है। तो अगर ये 4 लूज कर देता डुप्लेट कंप्लीट, अगर 4 गेन करता तो ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये क्या कहता है, नाइदर आई वुड लूज नॉर आई वुड गेन, आई वुड शेयर। इसके कारण पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच आ गई। तो जहाँ पे भी कार्बन है इसके 4 बॉन्ड है, मुझे और कुछ नहीं आता। इसलिए मैं इस फॉर्मूले को ना ऐसे नहीं लिखता, मैं इसको एक्सपैंड कर दूँ, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 और Cl, इधर सोडियम कर दें। अब दूसरा जो CH3Cl है उसको भी मैं ऐसे लिख दूँ, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन और Cl। अब थोड़ा सा व्यू हो रहा है क्यों मैंने ऐसे लिखा है। Cl नेगेटिव बन के बाहर आएगा, इधर भी नेगेटिव, तो ये Na और Cl बाहर आ जाएगा। तो ये अच्छा ठीक हुआ क्या, आप देख लगा ना विजुलाइज करने, बन गया इथेन। क्लियर। और इसका भी लॉजिक है, देखो ये कहता हूँ ये एटम और मॉलिक्यूल ना तुम बच्चों की तरह बातें करते हैं। Cl ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या कहता है कार्बन से, मैं तो जा रहा बाहर तेरा इलेक्ट्रॉन लेकर कि मेरे पास पावर ज्यादा है। तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। सोडियम छोटी क्लास से पड़ा प्लस है, तो प्लस और माइनस कंबाइन करके वी गेट फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। तुम्हारे सारी पढ़ाई में वैसे लॉजिक्स बना लेते हैं। और अब कभी तुझे ये रिएक्शन नहीं भूलेगा, कौन सा रिएक्शन किया था, वुड्स रिएक्शन। क्लियर। क्यों नहीं भूलेगा, देख स्टार्टिंग में एक कार्बन है, प्रोडक्ट में कितने कार्बन आ गए, 2। अगर 2 कार्बन आ गए तो पक्का है ये स्टेप अप रिएक्शन था। तो मैं ना 12th में ऐसे पढ़ाऊंगा, ये रिएक्शन स्टेप अप, दैट मीन जहाँ पे मुझे कार्बन बढ़ाने हैं वी मेक यूज ऑफ दिस रिएक्शन, और जहाँ पर मैंने कार्बन कम करने हैं वहाँ पे कोई और एक्शन पकड़ लेंगे। जैसे एक और कौन सा किया होगा, DCR। पता क्या ऑर्गेनिक सबसे आसान क्या है, क्वेश्चन में आंसर ढूंढ ले। जब आपके यहाँ राइट शॉर्ट नोट ऑन वुड सेक्शन, तो आपने लॉजिक का खन्ना सर ने कराया था कि इसमें कार्बन बढ़ते हैं तो 2 कार्बन आते हैं अलग एक कार्बन से, तुझे एक लॉजिक मिल जाएगा रिएक्शन लिखने का। ऐसे अभी CBSE में डायरेक्ट आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। मुझे नाम से डीकार्बोक्सिलेशन, दैट मींस CO ग्रुप बाहर करना है। अगर बाहर करना है, सिंपलेस्ट एसिड मेरे पास CH3COH, इसका सॉल्ट ले लिया मैंने CH3COO Na, इसको ट्रीट कर दिया विद सोडा लाइम मिक्सचर NaOH, और साथ में क्या होता था, कैल्शियम ऑक्साइड। अब मुझे प्रोडक्ट्स याद नहीं रहते, मैं ना बॉक्स सा बना लेता हूँ, मैंने एल्केन बनाना था, तो देखिए एल्केन तो बन जाएगा CH3 और H से, बना दिया। अब काउंट करो सोडियम कितने हैं, 2, कार्बन 1, ऑक्सीजन कितने 3 है, सोडियम कार्बोनेट, मीथेन की फॉर्मेशन आ गई। अब देख स्टार्टिंग में वी वर हैविंग 2 कार्बन, इसमें 1 कार्बन रह गया। इसलिए 12th क्लास है, जब भी मुझे कार्बन कम करने हैं मैंने इस सेक्शन को पिक्चर में लिया था। और इसको रेशियो क्या बोली थी, 3:1। CBSE का कॉमन सा क्वेश्चन, ये कैटलिस्ट क्यों नहीं बोला मैंने, इसको 3:1 रेशियो में लिया था, सोडा लाइम मिक्सचर। क्यों लेते थे, क्योंकि NaOH क्या था, हाईली हाइग्रोस्कोपिक है। मैं उसको अविराज के लैब में तुम्हारे ना NaOH पढ़ा होगा, उसका एक पैलेट, पूरी मुट्ठी मत भरना नहीं तो जल जाएगा हाथ। एक पैलेट NaOH का हाथ में रख के प्रेस कर, तेरा हाथ गर्म भी हो जाएगा और साथ में स्टिकी हो जाएगा। NaOH क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसके पास ज़्यादा एफिनिटी थी वाटर को एब्जॉर्ब करने की, तो ये NaOH को ड्राई फॉर्म में रख देता है। शायद तुम्हारे पेपर में रीजनिंग का क्वेश्चन आया होगा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सोडा लाइम मिक्सचर। तो क्या था, दिस हेल्प्स टू कीप NaOH इन ड्राई फॉर्म बिकॉज दिस हैज गॉट मोर एफिनिटी फॉर वाटर। तो मैं तुम्हें ना हर चीज़ कोई ना कोई कहानी पे ले जाता हूँ ताकि तुम्हें बस ट्राई कर जाए पेपर में, सारी पढ़ाई ऐसी रहेगी। तो देख यहाँ पे पक्का है, कार्बन क्या हो गया मेरे पास, कम हो गया, तो हम लोग रिएक्शंस को ऐसे याद करते हैं। तो ऐसा कर, अभी तो मेरी भी क्लास चल रही है तो इसलिए बात ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा आज ना। कोई है घर कहाँ पे है यहाँ पर, तो बात सुन, मेरी अभी 5 बजे क्लास है, आजा 5 बजे क्लास लगाते हैं, 5 बजे से 6:45 तक, 5:15 to 6:45 रहती है क्लास। 5 बजे आ जाए एक बार मेरे पास, नहीं तो मम्मा ने जहाँ चले जाए आप इधर वेट कर लो, 5 बजे हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। मैं 5 बजे फ्री हो जाऊँगा, फिर जैसा थोड़ी देर और ऐसे बातें करेंगे, आप क्लास लगा लेना 5:15 पे। अभी मेरे को मम्मी के साथ जाना भी है, थोड़ा काम है। हाँ मैं देखती हूँ, अच्छा 5 बजे देखती हूँ अगर क्लास अच्छा, लगाना चाहे आ जा, तो क्योंकि हाँ। तेरे अविराज तो कल वाले ग्रुप में आ रहा है, पर मैंने ना आज नया बैच ही स्टार्ट किया है, आज उनके साथ स्टार्ट, लास्ट टाइम किया होगा ना मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन, फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशंस है हमारा 12th में, हमें वो चाहिए सारी चीज़ें। आज मैंने वही रिवाइज करना है, मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें करनी है। तो मैं तो कहूँगा आ जा मेरे पास, आज ही आ जा, मम्मा के साथ मार्केट का कोई काम है कर लो, करके फिर आ जा मेरे पास। ठीक है मैम, आप कर सकते हैं। ठीक है। और ये वीक में कितने डेज होंगे क्लास? इनके मैम जैसे ये अगर मंडे ऑल्टरनेट में आया, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, तो 5:15 to 6:45 क्लास है इनकी, और संडे को टेस्ट रहता है।
अविराज को पता है मेरे साथ डाउट सेशन बड़े लिए उसने, बड़ी बार आया पेपर से पहले तो ना हफ्ता 10 दिन पहले डेली आता था, तो मैंने उससे पूछना कभी मना नहीं किया था, जब मर्जी आए एक्स्ट्रा क्लास के लिए तुम लोग, अब मुझसे टाइम ले लो, ऐसा ना हो कि तो आप लोग आओ 11th वाले भी हो फिर तो तुम्हारा टाइम खराब हो, वो नहीं चाहिए। कि तुम लोग मुझे बता दो कि ना सर मेरे डाउट्स है, जैसे तुम्हारे रिडॉक्स बीच में से आया था तो उसने सुबह आके मुझसे रिडॉक्स सेक्शन पहले कर लिया था, मैंने ये नहीं किया अभी मैं नहीं कराता अविराज अपने आप कर ले, मैं क्या करूँ तेरे पेपर में आ रहा है, मैंने उसे पहले करा दिया था, पर वो कलाकार करके नहीं गया। जब पेपर हुआ ना कहता सर इतना सिलेबस था, तो मैं बैलेंसिंग छोड़ गया सितंबर के एग्जाम्स में, तो ऐसा था वो। ठीक, कार्तिक नाम ना हाँ जी। बेटा, कोई कांटेक्ट नंबर कोई 82644 822 61। 6 कार्तिक अभी चाहे थोड़ी देर करके आ जाना फिर करके 5 बजे। इसका वीक में 3 डेज क्लास है और 1 दिन आप इनका टेस्ट संडे का दिन टेस्ट रहता है। हाँ जी हाँ जी, नहीं पूरा चैप्टर खत्म होने में लेते हैं मैम टेस्ट, क्योंकि ना हर वीक नहीं, मैं फिर हर वीक मुश्किल हो जाता है। हाँ ये जो बच्चे जब आते हैं मैं पूछ लेता हूँ कोई पहले क्वेश्चन बताओ मुझे, आंसर पूछते हैं इनसे, ऐसे हम लोग कोई ना कोई प्लानिंग लेके चलेंगे। हाँ जो नहीं चैप्टर फिनिश होता है फिर उसके हाँ बाद। कोई चैप्टर बड़ा है जैसे उसको फिर मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, जैसे इनके 11th में थर्मोडायनेमिक्स वो पढ़ा था इक्विलिब्रियम का चैप्टर इक्विलिब्रियम बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा बड़ा था। है ना, इसलिए उसको मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में कर दिया था। और 2 टेस्ट लेंगे, एक सीबीएसई बेस और एक कंपटीशन बेस, सिर्फ सीबीएसई नहीं सिर्फ कंपटीशन नहीं, दोनों चाहिए हमें। अगर आपको भी है ना सर मैंने सिर्फ सीबीएसई करना है, एमसीक्यूज हमारे इस बार जो मैथ्स में आए वो जेई लेवल के आ गए थे सीबीएसई के पेपर में, इसलिए मेरे दोनों टेस्ट अलग अलग रहते हैं। मेरे पास ऐप है, आप ऐप में, क्योंकि अभी तो मैं क्लास में था, आप आओगे ऐप पे दिखाऊंगा, कोई मर्जी ग्रुप ओपन कर लो, 2 टेस्ट है सब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव, सब्जेक्टिव और उसके कॉम्पिटिटिव मार्क्स वगैरह आप कैसे आपको। सेंड हाँ हाँ करते हाँ हैं? मैम ये मैंने ऐप ही ले रखा है। हाँ ठीक है, उसके थ्रू आप भेज देते होंगे तो पता चलेगा ना कि हाँ बच्चा जी कहाँ पे जैसे ना ये मैंने अपना ऐप ही ले रखा है खन्ना केमिस्ट्री क्लासेस। हम्म, इस पे आप अपलोड कर हाँ देते जी इस पे मैं अपलोड कर देता हूँ। आप रोज लाइक पीपीटी भेजते हैं? ये मुझे नहीं पता था तू आएगा, तुझे दिखाने की रखी हुई है। ये भी 11th का ग्रुप स्टार्ट किया है हमने की है। अच्छा आज का ट्यूसडे ही है अच्छा। 11th के हाँ, तो मुझे नहीं पता तो पूछेगा तुझे यही मिल जाएगी। ठीक जैसे ये आगे ना ये मेरे बैचेस है, ये मेरा लास्ट ईयर का देख मैंने बैच ओपन किया, तो इनमें ना मम्मा को आपके जब लिंक पर शेयर कर दूंगा सारे टेस्ट के रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे यहाँ पर, और देख कोई भी चैप्टर उठा ले सब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव, मैंने झूठ नहीं कहा था, ये केमिकल बॉन्डिंग की तरह आ गया, बड़ा चैप्टर था 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इक्विलिब्रियम बड़ा चैप्टर था उसका पार्ट 1 पार्ट 2 कर दिया, और 2 टेस्ट है सब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव सब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव। और जब सिलेबस खत्म हो जाए फिर मैं तुम बच्चों को फ्री नहीं, फिर आपके रिवीजन टेस्ट स्टार्ट कर देता हूँ, ये देखिए स्टार्ट लास्ट वाले सारे तेरे रिवीजन टेस्ट हैं पूरा ऐसे। फिर यहाँ पे मैंने एक और कर रखा है इसमें, वैसे तुम लोग बच्चे लेक्चर मिस ना करो, अगर कहीं मिस हो जाए तो मेरे पास वीडियो लेक्चर है अपना, अच्छा वीडियो लेक्चर्स है। और इस साल तो मैंने एक और नया काम स्टार्ट कर दिया है, अपना लाइव लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा अभी कर रहे थे आप? हाँ लेक्चर, ये स्मार्ट बोर्ड है इसी में रिकॉर्डिंग है, तो इसका गूगल लिंक और साथ में दूसरा लिंक जो होता है यूट्यूब, दोनों लिंक शेयर कर देने मैंने, जहाँ मर्जी ओपन करो आप, किसी को होता है खाना था गूगल है, किसी को होता है यूट्यूब, तो मेरा बेटा ना आईटी में है तो उसने मुझे सारे लिंक्स दे दिया, कहता पापा ये सारे के सारे लिंक, अब मैं ये लाइव लेक्चर इसमें भी ऐड कर दूंगा। वैसे सबसे कहता हूँ ये लेक्चर मत देखो तुम लोग, मेरे आके दिमाग खा लो, पर ये होता है कई बार तुम में से कोई गेम्स का स्टूडेंट है हफ्ता पूरा बाहर चला गया, तो होता है खन्ना से मेरा लेक्चर मिस नहीं होगा, भेज दो मुझे, मैं अगर टाइम मिला वहाँ देख लूँगा, फिर मैं उसे वहाँ सेंड कर देता हूँ। हाँ, कोई नहीं अटेंड कर हाँ पाना कोई इशू है जैसे एक स्टूडेंट है उसके लास्ट ईयर था वो अलायना करके चंडी मंदिर से उसका फ्रैक्चर हो गया था, तो 2 महीने के लिए बेड रेस्ट हो गया था, पर केमिस्ट्री की उसकी क्लासें मिस नहीं हुई, ऐसे लेक्चर लगाती गई, और वो बॉम्बे साइड की चली गई है मैनेजमेंट का कोर्स करने, खुश है। और क्या बच्चे ठीक की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी। कार्तिक तेरे साथ भी सारी पढ़ाई ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। मैं तो कहूँगा थोड़ी देर होगा मम्मा को चाहे छोड़कर 5 बजे आ जा फिर, ठीक है, एक बार मेहनत मार ले फिर ताकि तेरी क्लास प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट डे होगा ना तो आपको हाँ लगा कि इसका शेड्यूल हो जाए। आज तो हाँ मतलब फर्स्ट डे ही है मतलब 12th बैच का। फर्स्ट ही मान, क्योंकि पिछले लेक्चर मैंने सबसे जैसे तेरे से बातें की थी, आज प्रॉपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है, तो आज लगा लेक्चर, ठीक। तो मम्मा के साथ अभी छोड़ा, जहाँ छोड़ के आना फिर आ जा। और फीस वगैरह भी बता दीजिए। मैं फीस का मुझे बाद में होता, पहले होता बच्चों को समझ आए,
एक बार इन्हें समझ आ जाए मुझसे। फीस के लिए मैंने कभी नहीं कोई छोड़ कर गया। जैसे मंथली क्या चार्जेस हैं? मैम इंस्टॉलमेंट्स में रहती है, इंस्टॉलमेंट्स में मैम वो बाद में करेंगे, इसके सामने बात नहीं करनी कार्तिक के सामने, इसको पढ़ने देते हैं। आप जो कहोगे जैसे कहोगे कर लेंगे पहले। फीस के लिए कभी नहीं किया छोड़कर। तो मुझे पता है जो होता है पैशन होता है पढ़ाना, लेकिन फिर भी थोड़ा आइडिया ठीक है आप मेरे को शेयर कर देना बाद शेयर कर में। दूँ कोई बात- इससे पहले हम लोग फीस की करते हैं, ये आके आपको कहते हैं मैं तो जाना ही नहीं, मेरे को समझ ही नहीं आया, तो पहले इसको पढ़ने देते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है क्लास लगा लेते हैं फिर ठीक। शाम को। आ जाओ 5 बजे आएंगे ना मम्मा, फिर 7 बजे तो मम्मा क्लास खत्म होगी, आएंगे लेने, तब बात कर लेंगे। पहले क्लास लगा मेरे साथ आज। ठीक है। बड़े मुझे पेरेंट ने क्या करना था, वो कहते हैं हमें रजिस्ट्रेशन करा दो, ये करा दो, मैंने कभी नहीं कहा, सारी चीज़ें बात की है, पहले तुझे समझ आया। पहले पढ़ाई है ना, पहले बच्चे पढ़ाई को है, मिल रही है तो और क्या चाहिए होता पहले है। पढ़ाई मेहनत की, और कुछ पढ़कर समझ आ गया हमें। पर मैं तो हैरान हूँ, तूने 11th खुद घर बैठ के कैसे पढ़ता है, यूट्यूब वगैरह पे? हाँ यूट्यूब से लेक्चर, बट सर थोड़े ना बैकलॉग्स भी क्रिएटेड है मेरे। कोई बात नहीं, 5 बजे आएगा पूरी आराम से, इसलिए तुझे सब बुला रहा हूँ, 5:15 क्लास है, 5 बजे आके जो मेरी, अब देख मैं मोलारिटी रिवाइज कर रहा हूँ, मैं कह सकता था मैं नहीं कराता, 11th में किया है, पर हम लोग करेंगे। तो जो तेरी 11th वीक है और 12th में मुझे चाहिए, वो तो मैंने रिपीट करनी है सारी ऑर्गेनिक, पी ब्लॉक रिवाइज और पीरियोडिक टेबल रिवाइज करना है, बॉन्डिंग के हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट सारे रिवाइज करने हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना है, क्योंकि ये 12th में चाहिए ये चीज़ें। इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स फर्स्ट चैप्टर में चाहिए सोल्यूशन, तब मैंने पहले 11th के इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स कराने हैं, सारी ऐसे तेरी 11th डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी मेरे पास। अच्छा मतलब 11th और 12th आप दोनों साइड बाय साइड कराते रहोगे? जहाँ जहाँ मुझे 11th की रिक्वायरमेंट है मैं साथ साथ करूँगा, ये नहीं कहूँगा कार्तिक तूने किया मैं क्या करूँ, मैं नहीं कर रहा रिवाइज, हम लोग उसे रिवाइज करेंगे सारा, ठीक। और अगर तेरा इंटरेस्ट बन जाए, कंपटीशन सीरियसली लेना, दिवाली के आसपास तुम लोग मेरे पास कंपटीशन के टेस्ट रिपीट कर देते हो 11th के, तो तू भी रिपीट कर देना, जैसे 11th नहीं किया ना मेरे पास, रिपीट कर देना 11th के तो एमसीक्यू ये टेस्ट। मैं 12th में अच्छे मार्क्स आए फिर इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करा दूंगी मैं, जैसे दोनों हो जाएगा ना तो बच्चे पे बर्डन ज़्यादा पड़ेगा। मेन है 12th के मार्क्स बहुत अच्छे होने चाहिए। मैम वो आते हैं, अभी आएगा ना रिजल्ट का, तो क्लास में खड़े होकर पूछना करना सर आपका रिजल्ट क्या रहा, हर साल अबव 90%, काफ़ी बच्चों के आते हैं, बस ये काफ़ी है बच्चों के। क्रैपिंग भी है, आप जैसे पढ़ाएंगे ना तो ये मेमोराइज भी करता है चीज़ों को अब थोड़ा सा साथ नहीं लगा रिएक्शन का, हाँ हाँ ये सारी ऐसे ही तो करेंगे। आपने एकदम, मैं तो ये रटा था सर कोर्स रिएक्शन आपने मुझे सारे कहते बच्चे करना था, हम तो रट्टे लगाते थे, मैं रट्टे नहीं लगाता, ऐसे लॉजिक्स बना लेता हूँ हर चीज़ के, ठीक है। आज इनकी भी पहली क्लास है, मैं अब चलता हूँ अंदर, 5 बजे आ जाना, ठीक ठीक। थैंक यू। आपसे केमिस्ट्री लेते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैथ्स वगैरह भी देख लेते हैं इसके लिए भी मैथ्स की मैं नहीं तो आएगा मैं बता दूंगा, नहीं तो आप भी बता देना कहाँ पे रखी है, सबका पता है, ठीक। सॉरी बेटा, बस ये ना 7-8 दिन होते हैं हमारे, और उसके बाद फिर बस आप और हम लोग ही रहेंगे, 7-8 दिन में एडमिशन्स का रहता है, सॉरी इसलिए। अब बातें करते रहिए, इसकी रेशो फाइंड की क्या आई, तो यहाँ पर क्या था देखो, अगर लिखता स्टेटमेंट, मुझे स्टेटमेंट लिखनी भूल गई, चला गया ना, लिखनी नहीं आ रही, क्या लिखूँ, 12 ना, 12 पार्ट्स बाय मास ऑफ, अब आलसी बढ़ाऊँ इसको और भी छोटा कर दूँ, कार्बन लिख के छोड़ दूँ, कार्बन, आगे क्या लिखूँ, 16 ppm ऑफ ऑक्सीजन को ये लिख कर छोड़ दूँ, तो रेशियो क्या आ गई मेरे पास 12:16, तो घुमा फिरा कर। अब बताओ ये पूरा लॉ क्लियर हुआ, और याद है मैंने आपको कहा था इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले इस लॉ की लिमिटेशंस भी करें, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस लॉ, क्लियर। तो हमारा ना नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा इसमें, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस लॉ, और ये तुम्हारे सीबीएसई के पेपर में बड़ी बार आ रखा है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस लॉ। तो देखो पहली लिमिटेशन ना, मैंने जब ये रेशियो फाइंड की थी वाटर की,
है ना। तो मैंने वाटर की भी रेशियो क्या फाइंड की थी, हाँ जी जय, 2 पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 16 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। तो 2:16, तो रेशियो क्या आ गई थी 1:8, है ना। मैंने हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या लिया था 1। तो में से एक ने कहा खन्ना सर हाइड्रोजन के तो 3 आइसोटोप्स है। 3 आइसोटोप्स क्या क्या थे, हाइड्रोजन 1,1 भी था, हाइड्रोजन 1,2 भी था, और हाइड्रोजन 1,3 भी था, है ना। 1,1, 1,2, 1,3 था। इनमें डिफरेंस क्या था, तीनों के एटॉमिक नंबर सेम थे पर मासेस वर डिफरेंट। तो याद है ये आइसोटोप्स थे, आइसो मींस सेम, टोप स्टैंड फॉर एटॉमिक नंबर। तो दीज एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो मैंने जब ये वाटर की रेशियो फाइंड की, मैंने प्रोटियम आयंस ले रखे थे, इसको मैं कभी नहीं कंसिडर करूंगा ट्रीटियम को, क्यों, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और जेई में ना सबसे आसान क्वेश्चन यही आया था, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज, सबसे आसान जो एमसीक्यू जेई में आया वो ये था। तो ये जो हाइड्रोजन 3 था ये तो रेडियो एक्टिव है, इसलिए इसको बाहर कर दिया। अब मैंने ये वाटर प्रोटियम नहीं लिया, मैंने याद है बैटरीज में हैवी वाटर यूज करते हैं, बैटरी में जो हैवी वाटर है दैट वाज बेसिकली ड्यूटीरियम आयंस। तो मैंने ना फिर अब यहाँ पे वाटर ही लिखा, वाटर। इस बार मैंने ये वाला हाइड्रोजन कंसिडर कर लिया ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम। तो अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 2। तो देखो अब इसकी अगर रेशियो फाइंड करूँ तो 2 × 2 4, 4 पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 16 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। तो रेशियो क्या आ गई 4:16, रेशियो 1:4 आ गई। तो दैट मीन लिमिटेशन आ गई इस लॉ की, दिस लॉ डज नॉट होल्ड गुड फॉर आइसोटोप्स। ये आइसोटोप्स के लिए फेल कर गया, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो मैंने लिया वाटर में, मैंने लिया प्रोटियम, पर ये ड्यूटीरियम भी हो सकता था और ट्रीटियम भी हो सकता था। ट्रीटियम को मैंने खुद ही नहीं कंसिडर किया क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसको न्यूक्लियर यूजेस के लिए रख दिया। तो यहाँ पे अगर मैं इसको हैवी वाटर ले लेता तो 2 × 2 क्या हो गया 4, तो रेशियो चेंज हो गया। तो पहला ड्रॉबैक मिल गया, दिस लॉ डज नॉट होल्ड गुड फॉर अवर आइसोटोप्स। तो मैं से एक तो एग्जाम्पल मान गया, एक फ्रेंड अभी भी नहीं माना। अभी मैंने CO2 की रेशियो भी फाइंड की थी, याद है क्या किया था 12 पार्ट्स बाय मास। तुम लोग बोलते जाओ मैं भूल जाता हूँ क्या लिखना है, आगे क्या लिखूँ, आगे गुड 32 ppm ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या था 12:32, तो बेसिक रेशियो क्या आ गई थी 3:8। अब तुम में से किसी को याद हो, आपने CO2 का नहीं पढ़ा, सिर्फ कार्बन 12 नहीं है, कार्बन 14 रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी है। कहाँ किया होगा C14 रेडियो एक्टिव एलिमेंट, कि ये सारा रेडियो एक्टिव डिके में आता है। C14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप था। तो मैंने CO2 अब भी कंसिडर किया, ठीक है। इस बार मैंने ना कार्बन 12 नहीं कंसिडर किया, मैंने ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लिया आइसोटोप इसका। अब इसकी रेशियो क्या लिखूं, अगर यहाँ पे कार्बन C14 था, क्या रेशियो लिखें, गुड, मुझे बस यही सुनना था, 14 पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 32 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या आ गया 14:32, तो ये बेसिक रेशियो क्या रहेगी, रहेगी 7:16। तो रेशियो चेंज हो गया, दैट मीन दिस लॉ डज नॉट होल्ड गुड फॉर आवर आइसोटोप्स, ये आइसोटोप्स में फेल कर गया। और देखना तुम बच्चों को ना जब नेक्स्ट क्लास आगे पूछूंगा तुम्हें हमेशा याद हो जाएंगे। इसके दो ड्रॉबैक्स है, फर्स्ट ड्रॉबैक आ गया दिस लॉ डज नॉट होल्ड गुड फॉर आइसोटोप्स। इसलिए ना मैं एग्जांपल ऐसे उठाता हूँ, याद है लास्ट टाइम जो डायमेंशनल कराया था, पहला एग्जाम्पल कराया था, हंस रहे थे ना तुम लोग, 5 किलोग्राम को 1000 एप्पल को जब कन्वर्ट किया था, डेज को जब सेकंड किया तब भी हंस रहे थे, कहना था ये आसान क्वेश्चन कराओगे। पर जब वो किया था इंच को माइल्स में, जब किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में, फिर फंस गए थे ना। ऐसे ही अभी सिर्फ लॉ क्लियर कर रहा था, तो लॉ क्लियर में ऐसे एग्जाम्पल लिए जो छोटी क्लास में कहना पड़े हैं। वाटर का पक्का कहीं तो पढ़ा होगा आइसोटोप्स है ना। कार्बन का भी ये पक्का किसी ने तो पढ़ाया होगा C12, और एक दूसरा कौन सा C14 है, ये रेडियो एक्टिव डिके है। और पता क्या था, हमारे जो स्केलेटन है सब में ये C14 बैठा है, सब में। हमारी डेथ के बाद क्या होता है, ये C14 का डिके स्टार्ट हो जाता है। तो जो हमारी आजकल बड़ी अच्छी ब्रांच जा रही है जोग्राफिकल ब्रांच, जियोलॉजी, मैं जियोलॉजी बोल रहा हूँ जेड वाली नहीं, या ज्योग्राफी नहीं, एक ब्रांच है जियोलॉजी, स्टडी ऑफ रॉक्स एंड बोन्स। उससे क्या हम लोग जो हमारी जो पुरानी बिल्डिंग्स है, या अगर कोई पुराने स्केलेटन्स मिले, हम लोग उनकी एजेस निकाल सकते हैं थ्रू दिस रेडियो एक्टिव डिके। क्योंकि हमारी सारी बॉडीज में ना कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट है, उसका हम लोग डिके फाइंड कर लेते हैं, और वो मिलियन ऑफ ईयर्स में चला जाता है। उससे वी कैन एस्टिमेट द एज ऑफ गिवन स्केलेटन या एज ऑफ आवर गिवन बिल्डिंग, उनकी एजेस को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं,
क्लियर। तो उसकी आजकल बड़ी डिमांड है। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट मेरा यूनिवर्सिटी में था, केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स, नेक्स्ट डिपार्टमेंट वही था जियोलॉजी का, जी से। तो ये ऐसे था, जैसे देखो अब हमारे इधर आनी थी वो यहाँ पे भी मेट्रो आनी थी, या मैं क्या चंडीगढ़ से लेकर कालका तक थी। पंचकुला के कारण सारा रूट चेंज करना पड़ा, क्योंकि यहाँ की ना उन्होंने स्टडी की सॉइल की, रॉक्स की, तो वो इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं थी जो उसका लोड सह सके। जैसे अब उसका कोई नया रास्ता निकाल रहे कोई और। क्लियर। ये था हमारा पढ़ने का लॉजिक। अब बताओ लिमिटेशन फर्स्ट क्लियर, लिख लोगे फर्स्ट लिमिटेशन, दिस लॉ डज नॉट होल्ड गुड, दिस लॉ डज नॉट होल्ड गुड फॉर आइसोटोप्स, लिख लिया, दिस लॉ डज नॉट होल्ड गुड फॉर आइसोटोप्स। और दो एग्जांपल्स आ गए आपके, एक आ गया यहाँ पर, एक एग्जांपल मैंने आपको कर दिया यहाँ पर जब मैंने हाइड्रोजन को चेंज कर दिया, सेकंड मैंने कर दिया जब कार्बन सिंपल था, और दूसरी बार मैंने कार्बन क्या कर दिया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, दीज रेशियो चेंजेस। अब किसी को ध्यान में आ रहा है ना आइसोटोप्स की डेफिनेशन। और अभी ना ये जो स्टूडेंट आता है ये 12th क्लास में आएगा मेरे साथ, और मैं तुम्हें कहता था ना मेरा हर बार सर्कल ऐसे बनता है। ये जो डून स्कूल है सेक्टर 21, उनमें मेरा फर्स्ट 4-5 में है स्टूडेंट जो आया, ये उसी का फ्रेंड है। मेरा सर्कल सारा तुम बच्चों के साथ ऐसे ही है, जो कहीं पे सिलेक्ट हो गए या अच्छे नंबर्स हैं उन्हीं के फ्रेंड सर्कल आ जाता है। तो ऐसी ना हम लोग किसी चीज़ को क्रैम नहीं करते। देखो आइसोटोप्स अगर 10th तक रट्टा लगाते थे, डेफिनेशन लॉजिक मिल गया। आइसो मीन सेम, टोप क्या था, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ये आइसोटोप्स थे। हमने कार्बन वाले केस में जो रेडियो एक्टिव वाला वो 14 मास वाला हाँ कार्बन ले लिया, ले लिया, इधर नहीं लिया हमने। मैं बस लॉजिक बनाना था, इधर मेरे पास दूसरा था मैंने इसे कंसिडर कर लिया। अगर ना होता, हाँ अगर ना होता फिर मैं उसको पकड़ लेता। मुझे पहले था मैं क्या कोई ना कोई ये क्वेश्चन करेगा कि नजर यहाँ पर तो कंसिडर किया, यहाँ पे दूसरा था नहीं इसलिए ले लिया। इसमें क्या था मेरे पास, तो मैंने सिंपल वाला कंसिडर कर लिया। क्लियर हुआ फर्स्ट ड्रॉबैक। अब सेकंड ना मुझे भूल गया, तुम लोगों ने 10th क्लास में एक और डेफिनेशन की है आइसोमेराइजेशन, है ना, वो क्या थी, मैं तो भूल भाल जाता हूँ। क्या थी आइसोमेराइजेशन, क्या मीनिंग था? चलो गुड। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज और साथ में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लगे बोलने, तो मैं पता कैसे याद रखता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा आपके साथ आइसोमेराइजेशन, ये लिखा। मुझे ना एग्जांपल याद रहता है इसका, सिंपल सा एग्जांपल 10th में क्या कराया होगा, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। सिंपलेस्ट एग्जांपल ये कराते थे। नॉर्मल पेंटेन में याद है 5 कार्बन आ गए, आइसो में 4 आ गए, और नियो में कितने रह जाते थे, 3। पर मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों का क्या था, सेम था। तो आइसो मीन सेम, मर्ज स्टैंड क्या करता था, मॉलिक्यूलर फार्मूला, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। तो क्या था बेस्ट एग्जांपल इसका जो मुझे 10th का याद है, ये कर दिए 5 कार्बन। अब जितने बैठे याद है सबसे इतना कंसेप्ट तो दिया था, कोवलेंसी पूरा करने के लिए हाइड्रोजन कर देंगे सब पे। तो इन सब पे अगर मैंने देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कर दिया तो इसका मेरे पास फार्मूला क्या घूम जाएगा, C5 और H12। तुम्हें से एक ने कहा खन्ना सर हमें तो 10th में ये भी कराया था, एक कार्बन इधर कर दो। एक एक कहता खन्ना सर एक और स्ट्रक्चर कराया था, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन कर दो। तो देखो इसमें पेंटो चेन में 5 कार्बन, इसमें रह गए 4 और इसमें क्या रह गए 3। तो ये आइसोमर्स आ गए, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये था हमारा आइसोमराइजेशन का कंसेप्ट। क्लियर, पहले बताओ ये क्लियर हुआ। 12th क्लास में ना हम लोगों ने 11th क्लास में आइसोमराइजेशन डिटेल में है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाकर। क्लियर, वहाँ पे तो डिटेल में करेंगे। आज इस सेकंड ड्रॉबैक को क्लियर करें। सेकंड ड्रॉबैक मैंने आपके साथ ना एक ये फॉर्मूला लिखा CH3, यहाँ पर क्या कर दिया CH2, यहाँ पर क्या कर दिया OH। याद है पक्का किया होगा, अभी आप भी बोल रहे थे ना मुझे एस्टेरिफिकेशन में इथेनॉल है ना, इथेनॉल का क्या था C2H5OH, मैंने बस उसे थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया और कुछ नहीं किया। अब बताओगे इसमें कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन 6, 3 2 5 और एक 6, और एक साथ में क्या घूम रहा ऑक्सीजन। क्लियर, तो इससे एक फार्मूला बन गया CH3CH2OH। क्लियर, इसका एक और फार्मूला भी बन सकता था CH3O और CH3, अगर 10th क्लास में थोड़ा सा भी किया है, ये बनता था ईथर। अब कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन
6 ऑक्सीजन, जब मॉलिकुलर फार्मूला सेम था पर स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट आ गए, कंपाउंड्स डिफरेंट आ गए। और ये लॉ क्या कहता था, अगर एक केमिकल कंपाउंड है उसमें मास रेशियो क्या फिक्स है, वी शुड गेट फॉर्मेशन ऑफ वन कंपाउंड। यहाँ पे देखो रेशियो फिक्स है बट वी वर गेटिंग फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट कंपाउंड्स, तो ये लिमिटेशन आ गई इस लॉ की। ये लॉ कहता था अगर रेशियो फिक्स है तो वी शुड गेट फॉर्मेशन ऑफ ओनली इथेनॉल या ओनली ईथर, सिर्फ एक चीज बननी चाहिए, पर ये दोनों एग्जिस्ट कर रही थी, तभी ये लॉ फेल कर गया। तो इस लॉ के दो ड्रॉबैक्स आ गए, एक आइसोटोप्स और दूसरा कौन सा आ गया, आइसोमर्स, इनके लिए ये फेल कर गया। अब तुम बच्चों को क्या हुआ, खन्ना सर एक एग्जाम्पल तो सारे करा देंगे, और पता है क्या, बड़े साल पहले मैं इसको रट्टा लगाता था C2H6O, फिर फॉर्मूले भी नहीं बनते थे, क्लियर। इसे मैंने ना दिमाग में, पता है मुझे एग्जाम्पल क्यों याद है इतने, 12th का ये चैप्टर है ऑर्गेनिक का, अल्कोहल, फिनोल और ईथर। ऐसे ही अगर एक 11th क्लास में 10th में किया हो, एल्डिहाइड्स का किया था फंक्शनल ग्रुप, CHO ग्रुप, है ना, उसका भी मैंने एक फॉर्मूला लिखा CH3, और यहाँ पर मैंने कर दिया CH2 और साथ में कर दिया CHO। मिथ इथ प्रोपेनल लिखा था मैंने, प्रोपेनल, मिथ इथ प्रोपेनल। अब बताओगे इसमें कार्बन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन। मैंने लिखा अब यहाँ पे प्रोपेनल। तुम्हें से एक ने कहा खन्ना सर हमें तो ये भी कराया था फॉर्मूला, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ऊपर तुम लोग इसे लिखते थे प्रोपेनल, प्रोपेनल, और इसको तुम लोग क्या लिखते थे, कीटोन। और इसका अगर मैं सिंपल सा भी नाम लिख कर दे दूं, इसका नाम मैंने क्या लिख दिया, एसीटोन, जो इसका कॉमन नेम था, या क्या किया होगा, प्रोपेनोन, है ना, पक्का किया होगा प्रोपेनोन। अब कार्बन काउंट करो फिर 3, हाइड्रोजन काउंट करो फिर 6। तो ये था हमारा 12th क्लास में चैप्टर, डिटेल में है, और तुम्हारे सॉल्ट एनालिसिस में ये है भी है, एल्डिहाइड और कीटोन के फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना, क्लियर। तो क्या था, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट वी वर गेटिंग फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट केमिकल कंपाउंड, सो दिस लॉ डज नॉट होल्ड गुड फॉर टू केसेस, एक आइसोटोप्स और दूसरा कौन सा आ गया, फॉर आइसोमर्स। तुम्हें ना ये एग्जांपल रट्टे लगाने की जरूरत नहीं, क्लियर। ये तो जब हम लोग करेंगे ऑर्गेनिक बड़ा आसान लगेगा टॉपिक, अभी शायद मुश्किल लगे, पर ये किया तो होगा, इथेनॉल तो पक्का किया हुआ है, अभी आप ही बता रहे थे C2H5OH, है ना। तो ये ईथर था, पर ईथर का ना जनरल फार्मूला जब हम लोग करेंगे इस ग्रुप को, जनरल फार्मूला क्या रखा है, ROR। और अगर तुम्हें ये नाम याद करने मुश्किल लगते थे 11th क्लास में, मैं इनके लॉजिक्स बनाता हूँ, थोड़ा सा हिंट दूँ, एल्डिहाइड है ना। तुम्हारी चीज में मेरे सर पता मुझे नॉमेनक्लेचर कैसे कराते थे, पहले स्टेप लिखाते थे, पहले रूट देखो, फिर माइनस करो सिफिक्स, माइनस करो प्रीफिक्स, प्लस ऐड दिस। तो मेरी ना इंग्लिश इतनी अच्छी थी, प्रीफिक्स और सिफिक्स में फंस जाता था, कौन सी चीज़ पहले है, कौन सी चीज़ बाद, प्री पहले आना, सिफिक्स पहले आना, ऐसे ऐसे करते रह जाते, सब दूसरे केस पे आ जाना, तो नॉमेनक्लेचर सारा बीच में ही रहता था। मैंने ना तुम्हारा एक सिंपल सा लॉजिक बनाया है, कितने कार्बन है, 3, अगर 3 है, 3 पे प्रोपेन तो पक्का बनना था, है ना, प्रोपेन तो पक्का बनना था। मैंने इधर किया क्या, हाइड्रोजन बाहर करके कौन सा ग्रुप ले आया, CHO, एल्डिहाइड ग्रुप ले आया, एल्डिहाइड अल, स्टार्टिंग में अल आ रहा था, मैं क्या करता हूँ, मैं ई को हटाता हूँ, ई को हटा के यहाँ पे अल कर दूँ, बन गया प्रोपेनल। इसमें देखो कितने कार्बन है फिर, 3, 3 कार्बन से मुझे एक ही नाम आता है बस, प्रोपेन, प्रोपेन लिख दिया। अब याद करो ये कीटोन था, कीटोन, आखिर में ओन, ON नहीं आ रहा है, ON नहीं आ रहा है, तो मैंने ई को किया बाहर, ई को बाहर करके क्या कर दिया, ओन, बन गया प्रोपेनोन। हम लोग सारा नॉमेनक्लेचर ना ऐसे करेंगे, लॉजिक्स बना बना कर, ये नहीं कि तुम्हारे जो बुक में दिया है फाइंड रूट, माइनस सिफिक्स, माइनस प्रीफिक्स, प्लस दिस, वो नहीं आता मुझे करना। मुझे पता है ई को हटाओ और नाम लिखते जाओ। अगर एक और लिख कर देखना ऐसे, CH3 COOH, याद है, एक तो कॉमन नेम दिया था एसिटोइक एसिड, दूसरा नाम क्या दिया था इसको, IUPAC। मैं फिर इथेन लिख दूं पहले, क्योंकि 2 कार्बन से इथेन तो आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक, एक आ रहा है आखिर में, एक, तो ई को किया बार, ओइक, इथेनोइक एसिड नहीं करते थे इसको, क्लियर। तो हम लोग सारा ना ऑर्गेनिक ऐसे ही पढ़ेंगे, जैसे भी, सॉरी उसके बाद थोड़ा सा मुझे टाइम देना पड़ा, वो मुझे यही कहता था, कहता खन्ना सर मुझे ना ऑर्गेनिक समझ नहीं आती थी कैसे है। हम लोग 11th में सारी ऑर्गेनिक ऐसे लॉजिक्स बनाकर करेंगे। कहीं पे भी देखो, तुम लोगों ने अभी मेरे का 3rd या 4th लेक्चर है आज, तो आप तो 3-4 लेक्चर पहले भी हम लोगों ने मोल कंसेप्ट,
कहीं पे मैंने कोई टॉपिक नहीं करा कि भाई रट्टा लगाओ, हर चीज़ का कोई ना कोई लॉजिक बना रखा है। तो अब बताओ ये आइसोटोप्स के एग्जांपल्स क्लियर हुए दोनों, है कोई क्रैम्प करने की जरूरत? पहला डज नॉट होल्ड गुड फॉर आइसोटोप्स, सेकंड डज नॉट होल्ड गुड फॉर आवर आइसोमर्स, और इसके दो एग्जांपल्स मैंने क्लियर कर दिए। अब अरेमन आपको एक ये और दूसरा एग्जांपल ये नोट कर लो, ये बाकी नहीं, ये तो सिर्फ तुम्हें बातों में कि कैसे कैसे पढ़ते हैं हम लोग। तो लिख लो दिस लॉ डज नॉट होल्ड गुड फॉर आइसोमर्स, दिस लॉ डज नॉट होल्ड गुड फॉर आइसोमर्स। दिस लॉ डज नॉट होल्ड गुड फॉर आइसोमर्स। अब बताओ फर्स्ट टू लॉस क्लियर हुए? क्लियर। अब करेंगे क्या न्यूमेरिकल स्टार्ट? लिख लिए एग्जांपल्स अपने ना, ऐसे नोट्स में मैंने सारी चीजें जो देनी है। सर जो आपने एग्जांपल्स दिखाए हैं स्ट्रक्चर जैसा मर्जी हो बट मास तो सेम ही रहेगा। हाँ यही तो ये लॉ कहता था, लॉ क्या कहता था, मास रेशो फिक्स है तो वी शुड गेट फॉर्मेशन ऑफ वन कंपाउंड, और यहाँ पे तो दो दो कंपाउंड्स बन गए। मास रेशियो फिक्स होनी हाँ हाँ मास रेशियो फिक्स हाँ मास रेशो फिक्स है, पर इसने कहा क्या था, केमिकल कंपाउंड, दैट मीन सिर्फ एक बनना चाहिए, ये तो दो केमिकल कंपाउंड नहीं बन गए सेम मास रेशो के। तो ये हुआ कि ये लॉ फेल हो गया। इस लॉ ने कहा था केमिकल कंपाउंड शुड कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेम केमिकल कंपाउंड, ये नहीं कहा था केमिकल कंपाउंड्स। अब क्या हुआ, ये रेशो तो फिक्स है अन्य, ये रेशो तो मेरी फिक्स है, पर क्या हुआ एक बार बन गया एल्डिहाइड, एक बार क्या बन गया कीटोन। और जब हम लोग 12th में रिएक्शंस, दो नहीं, इसने कहा था केमिकल कंपाउंड, ये नहीं कि इसने कहा डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स, इसने कहा था केमिकल कंपाउंड हैज फिक्स्ड मास रेशोस, पर यहाँ पे तो केमिकल कंपाउंड ही मेरा चेंज हो गया, तो ये लॉ फेल कर गया। क्लियर। अब बताओ ड्रॉबैक्स क्लियर। अब करेंगे न्यूमेरिकल स्टार्ट। पहला न्यूमेरिकल ना मेरे साथ देखो तुम लोगों ने इतने किए, वो जो करा था 5 किलोग्राम को ग्राम, वो तो किसी पेपर में नहीं आएगा ना। ऐसे ही आज भी जो पहला न्यूमेरिकल करा था वो किसी पेपर में नहीं आएगा, वो सिर्फ न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने का लॉजिक था कि न्यूमेरिकल्स को मूव कैसे करना है। क्लियर। फिर नेक्स्ट ऑन न्यूमेरिकल ऑनवर्ड वो पेपर में आने स्टार्ट हो जाएंगे। करें आप फर्स्ट न्यूमेरिकल, एक लिखो फर्स्ट। फर्स्ट मैंने आपको दिया 4.9 grams of KClO3, 4.9 grams of KClO3 when heated, हाँ जी आरव, when 4.9 grams of KClO3 was heated produces 1.92 gram, produces 1.92 gram of oxygen gas, produces 1.92 gram of oxygen gas and residue KCl left behind, and residue KCl left behind has mass 2.96 grams, has mass 2.96 gram. Show that these results satisfy law of conservation of mass. हेलो हाँ जी, किस क्लास का? अच्छा बेटा अभी मैं क्लास में था, मैंने 5 बजे फ्री हो जाना है अभी। हाँ ठीक, सॉरी बेटा, ठीक। शो दैट दिस सेटिस्फाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब पता क्या दिया, अगर आपने बुक उठाई तो देखो बुक में तो ना पता नहीं उन्होंने कितने स्टेप बना दिए, इधर कर दिया, इधर करके कहीं जाकर एंड किया, तो मुझे ना इसका लॉजिक नहीं मिल रहा इस न्यूमेरिकल को करने का।
अब सबको याद है मोल कंसेप्ट की आदत डाली थी मैंने जब न्यूमेरिकल, यहाँ पर KClO3 है, इसको मैंने डिकम्पोज किया, डिकम्पोज करके मैंने एक क्या दिया, पोटाशियम क्लोराइड, और साथ में क्या था, ऑक्सीजन। इस रिएक्शन को मैंने यहाँ पर बैलेंस भी कर दिया, ये रिएक्शन बैलेंस भी कर दी। क्लियर? याद है? आप तो मुझसे न्यूमेरिकल अभी स्टार्ट किए, आप जब मोल कंसेप्ट के करते थे मैं टेबल से भी बना लेता था, अब भी टेबल बनाए, ये रिएक्शन तो ये आ गई। अब तुम लोग बताओ मैंने KClO3 का कितना वेट दिया है, 4.9 ग्राम, है ना। ऑक्सीजन का कितना दिया है, 1.92 ग्राम, और KCl का कितना दिया है, 2.96 ग्राम, यही दिया। अब आपको कहा गया था शो दैट दिस सेटिस्फाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ कहता क्या था, मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। तो मुझे नहीं पता बुक में क्या किया है, इन दोनों को ऐड अप करें, इन दोनों को ऐड अप, इन दोनों को अगर ऐड अप किया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8, यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा 0, तो ये 4.88 आ जाएगा, 4.88 ग्राम। और इधर मास कितना दे रखा है, 4.9 ग्राम, तो दैट मीन लॉ सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि 0.02 ग्राम तो क्या है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। तो मुझे ना बुक के जैसा लिखना नहीं आता भव्या, बुक में क्या लिखा है, मैंने सिंपल सा यहाँ पर क्या लिखा, मास ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पर मैंने लिख दिया मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू कितना मेरे पास, 4.9 ग्राम। नेक्स्ट मैंने लिख दिया मास ऑफ प्रोडक्ट, तो वो मेरे पास कितना दे रखा है, यहाँ पर 1.92 ग्राम, प्लस साथ में क्या दे रखा है, 2.96 ग्राम। टोटल किया तो कितना आ गया, 4.88 ग्राम, और सिंपल सा लिख दिया, सिंस दीज आर ऑलमोस्ट इक्वल सो आवर लॉ होल्ड्स गुड। मेरा लॉ यहाँ पर होल्ड गुड कर गया। इसलिए ना ये न्यूमेरिकल कभी नहीं आया पेपर में, ये सिर्फ पहला लाइन लिखने का कंसेप्ट था कि मैंने पहली लाइन कैसे लिखनी है बस ना, राउंड ऑफ नहीं, वो जब पूछेंगे पेपर में। अब यहाँ तो बस लॉ का पूछा था कि सेटिस्फाई हो रहा है क्या नहीं, तो ये लॉ सेटिस्फाई हो गया। इधर 4.9 और इधर कितना आ गया, 4.88, तो डिफरेंस कितना आया दोनों में, 0.02, 0.02। तो 0.02 हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। तो हम लोग अगर स्कूलों में प्रैक्टिस कराएंगे ना, तो मुझे याद है हमें वेइंग बॉक्स मंगवाते थे, तो ये जो ग्रामों में होता है ना, 0.02 ग्राम, 0.1 ग्राम, बेसिकली मिलीग्राम होता है, 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, वो तो पंखे की हवा में इधर उधर उड़ जाते थे। तो फिर क्या होता था, जब हमारे वो प्रैक्टिकल कराते थे, मुझे याद है वहाँ पे फैन तक बंद करा देते थे। कई होते हैं ना स्टूडेंट, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कईयों को होता है ना, मैंने तो रिजल्ट एग्जैक्ट करना है, क्योंकि ये मिलीग्राम वाले तो वेट हवा में इधर उधर गायब हो जाते थे, कहाँ गए, तो कई बच्चे फैन बंद कराते, झगड़ा होता रहता था कि पहले वो जाओ जिन्होंने पंखा चलाना है, जिन्होंने नहीं चलाना। प्रैक्टिकल ऐसे ही बीत जाता था सारा का सारा टाइम। पर अब तुम्हारे पास क्या, हम लोग सोल्यूशन दे देते हैं तुम्हें, एमप्यूल से हमें बने बनाए दे देते हैं। नहीं तो हम लोगों ने ये प्रैक्टिकल्स किए हैं। और क्या होता था, तंग करना है, वो जो स्प्रिंग बैलेंस और वेइंग बैलेंस होते थे, उसके नीचे कुछ चिपका देना, वेट ही नहीं ठीक आने, दूसरे का गलत अपना ठीक आ रहा है, दूसरे के टाइम चिपका के आगे करी जाओ जो करना है तुम लोग। तो बड़े पूछो मत कैसे कैसे करते थे प्रैक्टिकल, पर टीचर अच्छे से डांटते नहीं थे, कहते करो प्रैक्टिकल कर लो किसी तरीके। अब बताओ पहला सिंपल न्यूमेरिकल क्लियर। अब इसको थोड़ा सा घुमाना शुरू करें, ये तो जस्ट आपको लॉजिक दिया था रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का। एक लिखो नेक्स्ट, ये आ सकता है पेपर में, 4.2 grams 4.2 grams of sodium bicarbonate NaHCO3, 4.2 grams of sodium carbonate is added to a solution of acetic acid, is added to a solution of acetic acid which has mass 10 grams. It is observed 2.2 grams of CO2 gas. It is observed 2.2 grams of CO2 gas was released into atmosphere. 2.2 grams of CO2 gas was released in atmosphere if
if law of conservation of mass holds good, if law of conservation of mass holds good, calculate the quantity of residue calculate the quantity of residue left behind. Calculate the quantity of residue left behind. अभी आपसे कह रहा था अगर न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट्स बड़ी होंगी, आंसर देखना एक एक लाइन में आता जाएगा. अब इसकी रिएक्शन बनाए पहले. इनको ना मैंने आर्यवन आदत क्या डाली है, आरव पहले एरो लगा लो फिर क्वेश्चन पढ़ते जाओ. मैंने क्वेश्चन क्या बोला है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसको हीट किसके साथ किया मैंने, विद एसिटिक एसिड से हीट किया है. और तुम्हें एक प्रोडक्ट तो मैंने दे रखा है, कौन सा दे रखा है, एवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस, ये तो दे रखा है. अब देखो मुझे तो रट्टा लगा था मैंने क्या क्या प्रोडक्ट्स लिखने हैं. हम लोग लॉजिक बनाए, कैसे लिख सकता था, एक प्रोडक्ट तो CO2 गैस बाहर आ गई, क्लियर. चलो CO2 गैस तो यहाँ से बाहर आ गई, बाइकार्बोनेट था, CO2 गैस बाहर आ गई. एक याद करो ये एसिड है, तो ये एसिड और बेस रेड कर जाएंगे, एसिड और बेस रेड कर जाएगा. अगर ये रेड कर गए तो एक प्रोडक्ट मेरे पास यहाँ पे पक्का है, CH3COO Na भी बन जाएगा. अब बचा क्या, इधर देखो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन रह गया, और ऑक्सीजन भी कितने रह गए, 2 करके. तो यहाँ पे पक्का वी गेट फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे. इसमें हमेशा रिएक्शन को हम लोग क्रैम नहीं करेंगे, दिया लॉजिक्स बनाएंगे. बाइकार्बोनेट और एसिटिक एसिड को जब ट्रीट किया तो मैं एक प्रोडक्ट तो मैंने दे दिया CO2, पेपर में बाकी नहीं स्ट्राइक किया. तो मैंने देखा ये एसिड है CH3COH और ये बाइकार्बोनेट है सोडियम, एसिड और बेस तो रेड करेंगे तो सॉल्ट बन गया. अब बाकी क्या बचा था, बाइकार्बोनेट का सिंपल सा याद, इनो. जब बॉडी में एसिड कंटेंट ज़्यादा हो जाए, इनो किया, तो जहाँ पे तुम्हें बाइकार्बोनेट आ गया, वाटर और CO2 तो मिलना ही मिलना है, क्लियर. हर रिएक्शन के ना ऐसे कोई लॉजिक्स बना लेंगे तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ये आ गया. अब मैंने कितना दिया सोडियम बाइकार्बोनेट का वेट, 4.2 ग्राम. एसिटिक एसिड का कितना दिया, 10 ग्राम. और CO2 का कितना दिया, हाँ जी 2.2 ग्राम. तो मैंने इसको यहाँ पे साथ में क्या था, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और साथ में यहाँ पर क्या था, CO2 गैस को मैंने इवॉल्व कर दिया था. तो ये CO2 गैस हमारे पास यहाँ पर इवॉल्व होगी. इसका मैंने आपको वेट कितना दे रखा है, 2.2 ग्राम, है ना, यही दिया. अब पूछा गया क्वेश्चन में रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड, तो मेरा रेजिड्यू ये नहीं है, ये रेजिड्यू ही है ना, रेजिड्यू है तो मुझे नहीं आ रहा फाइंड करना, क्या करूं, है ना. बस मुझे यही लॉजिक्स क्लियर करने थे. ये मेरे पास मास किसका था, रेक्टेंट का, और यहाँ पर मेरे पास मास किसका घूम रहा था, प्रोडक्ट का. इसको मैं x मान लूँ तो लॉ क्या कहता था, इनका सम क्या आना चाहिए, इक्वल. तो मैं सीधा एक लाइन में सॉल्व कर दूं, हाँ तो जितना ये, हाँ 12 आ जाएगा, क्लियर. कैसे आ गया, इनका अगर ऐड अप करूँ तो 10 ग्राम, साथ में क्या 4.2 ग्राम, तो ये ऐड कर दिया तो कितना आ गया 14.2. दूसरी साइड मेरे पास वेट क्या घूम रहा है, x प्लस 2.2. अब ये लॉ क्या कहता था, दोनों का मास क्या होना चाहिए, इक्वल, है ना, इक्वल. तो यहाँ पे क्या था, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्लियर. मास ऑफ रेक्टेंट कितना आ गया 14.2, शुड बी इक्वल टू x प्लस 2.2. तो x की वैल्यू अगर यहाँ पर फाइंड आउट कर दो तो कितना मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12 ग्राम. तो रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड इज. अब क्लियर हुए न्यूमेरिकल के कंसेप्ट. इसलिए ना मुझे बुक के जैसे नहीं चलना, बुक में कैसे सॉल्व किया है. मैं तुम्हारे साथ में यही याद करता था, प्रदीप में पहला स्टेप क्या है, मुझे पहला स्टेप याद ही नहीं. मुझे बस याद था कि यहाँ पर मेथड्स को मूव कैसे करना है, उसी के बेस पे मूव कर दिया. तो क्या था, रेक्टेंगल प्रोडक्ट्स का मास इक्वल, इक्वेट करके हो सकता तुम्हारे पेपर में मैं रेजिड्यू का मास दे देता, पूछता कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 गैस इवॉल्व्ड. कुछ भी कर सकते हैं सिंपल न्यूमेरिकल में. क्लियर हुआ ये कैसे था.
ना 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 वो नहीं आएगा, उसके लिए फिर कोई ना कोई और क्वेश्चन दे दूंगा, उसके लिए कुछ और बोल दूंगा। क्लियर। अब बताओ पहले न्यूमेरिकल्स दोनों के लॉजिक्स क्लियर हुए, अगर बोर नहीं हुए तो एक और न्यूमेरिकल करा दूं, लगता नहीं है। तो अब ना तुम लोग एक लॉजिक देता हूँ तुम्हें नेक्स्ट न्यूमेरिकल का, करेंगे नेक्स्ट क्लास। मेरे पास यहाँ पर वाटर है, क्लियर। मुझे ना नेक्स्ट क्लास में क्या इनकी रेशियोज फाइंड करनी है, हाइड्रोजन और इसकी। तो देखो यहाँ पे अगर मैंने परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालनी है, अगर सपोज मैंने हाइड्रोजन का मास निकालना है, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या 2 आ गया। अब नीचे क्या लिखूँ, 16 या 18, है ना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में ना मैंने अभी कराना भी नहीं था, अगर आप कहते भी ना, क्योंकि मुझे नेक्स्ट टाइम ये लॉजिक क्लियर करना है। अब देखो ऊपर 2 है, नीचे मैंने क्या लिखा है 18, टोटल सम लिखा है। तुम्हें नेक्स्ट न्यूमेरिकल से ना पढ़कर देखना है कि मैंने आपको इंडिविजुअल मास से दिए या कंबाइंड मास दिया, वो क्वेश्चन पढ़कर क्लियर होगा। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे ना मुझे क्लियर होगा कि मैंने इंडिविजुअल मास से दिए या कैसे दिए। जैसे देखो जस्ट एक हिंट दे रहा था मैंने आपको ना, इधर दे दिया लेड, इस तरह दिया ऑक्सीजन, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ लेड ऑक्साइड। मैंने आपको सपोज ये दे दिया 13% है, और ये मैंने आपको यहाँ पर दे दिया चलो इसको 13 ग्राम कर दिया, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया 14 ग्राम्स, और फॉर्मेशन क्या कर दी, लेड ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर दी। क्लियर। तो तुम लोग बताओ यहाँ पर अगर मैंने लेड ऑक्साइड इनकी रेशियो फाइंड आउट करनी है, अगर मुझे क्वांटिटी ऑफ लेड फाइंड करनी है, मास फ्रैक्शन, तो ऊपर क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 13 प्लस 14 आ जाएगा, 13 प्लस 14। तुम्हें नेक्स्ट टाइम ना न्यूमेरिकल में यही क्लियर करना है कि मैंने इंडिविजुअल मासेस दिए या इकट्ठे दिए। तो यहाँ पे क्या था, लेड और ऑक्सीजन कंबाइन करके ये बना रहे थे। अगर मैं इसमें परसेंटेज ऑफ लेड फाइंड करता तो मुझे ऊपर ऑक्सीजन और नीचे टोटल लिखना पड़ेगा। अब थोड़ा सोच कर आंसर देना। मैंने आपको दिया मेटल ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, इसका वेट दे दिया 4 ग्राम, और इसमें मैंने कॉपर आपको दे दिया 2 ग्राम। अब आप बताओगे अगर मैंने परसेंटेज ऑफ कॉपर फाइंड करना है क्या करूं, है ना, 2 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने कॉपर इस पर इंक्लूड नहीं कर दिया। नेक्स्ट टाइम न्यूमेरिकल्स में यही डाउट आएगा कि मैंने आपको इंडिविजुअल मासेस दिए या कंबाइंड दिए, वो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसमें मैंने क्या बोला था, लेड और ऑक्सीजन कंबाइन किए टू गिव अस फॉर्मेशन लेड ऑक्साइड, फाइंड परसेंटेज ऑफ लेड इन दिस। तो जब परसेंटेज ऑफ लेड पूछा तो 13 डिवाइडेड बाय टोटल आ गया। पर इसमें मैंने क्या किया, कॉपर को बनाने का मेथड दिया और ऑक्साइड का वेट दे दिया। जब ऑक्साइड दिया दैट मीन इसमें कॉपर और ऑक्सीजन दोनों आ गए, इसमें टोटल आ गया। तुम्हें बस नेक्स्ट टाइम न्यूमेरिकल में ये लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि इंडिविजुअल मासेज है या आपको कंबाइंड मासेज है, उससे वह परसेंटेज फाइंड करना और कुछ नहीं। और क्या था, ये रेशियोस आ जाएंगे, दिस रेशियो शुड ऑलवेज बी फिक्स, तभी हमारा लॉ होल्ड गुड करेगा। अब बताओ पूरा का पूरा लॉ क्लियर हुआ। बस ये एक न्यूमेरिकल अभी आज नहीं किया, थोड़ा सा गंदा, वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। पता क्या दिया, नेक्स्ट लेक्चर भी ऐसे ही होगा, 2 लॉस कराए इनके न्यूमेरिकल, फिर 2 लॉस नेक्स्ट टाइम करेंगे, कौन सा, मल्टीपल प्रोपोर्शन, और एक कौन सा था रेसिप्रोकल, फिर उनके न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। हम लोग ऐसे ही करते हैं, 2 लॉस करके इनके न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। अब बताओ पूरा लेक्चर क्लियर हुआ पक्का। जाने से पहले एक बार मुझे रिवाइज करा दो, इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, बस लिमिटेशंस क्या थी इस लॉ की। एक आइसोटोप्स और दूसरा किसके लिए फेल कर गया, आइसोमर्स। अभी आपके ना जो अभी पेरेंट्स आए थे वो पूछ रहे थे, खन्ना सर बच्चों को कोई होमवर्क देते हो। पता है मेरा होमवर्क तुम बच्चों में ऐसे ही रहता है, तुम लोग जब नेक्स्ट क्लास आओगे मैंने पहले पीछे वाले से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेने हैं। और पता है क्या, कभी तो फील होगा जब आंसर नहीं करोगे तो अपने आप सारे पढ़ के आते हो, फिर तो एक कंटिन्यूटी सी बन जाएगी और कुछ नहीं। क्लियर हुआ पूरा लेक्चर। हाँ जी जय, कोई डाउट तो नहीं है किसी को।